बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा निकाह हो गया तो पंडाल में मौजूद लोग मुझे शादी की मुबारकबाद देने लगे और मैं मुस्करा मुस्करा कर मुबारकबादें वसूल करने लगा। फिर 1 घंटा रसूमात की अदायगी में लग गया और फिर मेरी बीवी की रुखसती अमल में लाई गई। मैंने बीवी के मुंह दिखाई के लिए सोने की अंगूठी ली हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक खूबसूरत बीवी मिल गई थी। हम दोनों प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहेंगे। हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। कार में बैठा मैं शर्माती लजाती बीवी को देखकर सोच रहा था। शादी से पहले जब अम्मी ने मंशा की तस्वीर दिखाई थी तो वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। घर पहुंचते ही दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बीवी के पास पहुंचा, उसका घूंघट उठाया तो मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। खूबसूरत बीवियां भी किस्मत वाले मर्दों को मिलती हैं और शायद मैं भी उन खुशकिस्मत मर्दों में शामिल था। मैंने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा, मंशा बेगम, मैंने मुंह दिखाई के लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी। अगर तुम्हारी और ख्वाहिश है तो वो भी बता दो, मैं पूरी कर दूंगा। बीवी ने लरजती पलकें उठाई और कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं कोई फरमाइश करूं तो आप पूरी कर देंगी? मैंने जवाब दिया, कहा तो वो कहने लगी, मेरी एक फरमाइश है, अगर आप वो पूरी करते हैं तो मैं समझूं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि बोलो, क्या फरमाइश है? मंशा चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर कहने लगी कि आप ऐसा करें, मेरे लिए बर्फ़ का एक बुलाक ला दें। मैं आज रात बुलाक कमरे में रखना चाहती हूँ। मंशा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने रस्मा कहा था और उसने ऐसी फरमाइश कर दी जो रात के इस पहर पूरी करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर था। मुझे क्या पता था कि बेगम साहबा नोकी फरमाइश कर देगी। मैंने कहा, मंशा बेगम, घर में फ्रिज है, अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो मैं ला देता हूँ। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ठंडा पानी नहीं पीना, बस आप मेरी फरमाइश पूरी करते हुए बर्फ़ का एक बुलाक ला दें। मैं शशो पानी में मुब्तला हो गया। बहरहाल मैंने कार निकाली और बर्फ़ के कारखाने पहुंच गया। शुक्र है कि मुझे बर्फ़ का बुलाक मिल गया था और घर ले आया। बर्फ़ का बुलाक देकर मंशा यूँ खुश हुई जैसे उसे बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया हो। पहले मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि उसने बर्फ़ के बुलाक की क्यों ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मंशा शादी की पहली रात में ही मेरे बारे में उल्टे पुल्टे ख्यालात दिल में लाने लगे। मैंने मंशा के कहने पर पुलाक मेज़ पर रख दिया और कहा, बेगम साहबा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है और कोई ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। मंशा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा कि मेरी एक और ख्वाहिश भी है, अगर आप वो भी पूरी कर देंगे तो मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। मैं अंदर ही अंदर ठटका, पता नहीं अब वो कौन सी फरमाइश करने वाली थी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी वो फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। मंशा खुश हो गई और कहने लगी, मेरी दूसरी फरमाइश ये है कि जब तक ये बर्फ़ पिघल नहीं जाती हम दोनों अलग अलग कमरे में सोएंगे। आपने पहली रात मेरी फरमाइश पूरी करके मेरा दिल जीत लिया है और मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक हम एक दूसरे को समझ ना लें अभी कोई रिश्ता कायम ना करें। आप ऐसा करें कि आज की रात दूसरे कमरे में सोएं और मैं इस कमरे में सोती हूँ। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे आजमा रही है, इसीलिए उसने दूसरी फरमाइश की थी और फरमाइश भी ऐसी कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते थे जब तक मंशा मेरी तरफ से मुतमिन नहीं हो जाती थी। मैंने मंशा की बात मान ली और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। शादी के बाद बीवी के साथ ज़हनी हम आंगी ज़रूरी थी। अगर हम आंगी ना हो तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा नहीं होती। ये बातें मेरे दोस्त ने कही थी जो शादीशुदा था और कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मियाँ ने मंशा को देखा। वो आम से कपड़ों में मलबूस थी। मुझे हैरत हुई। वो नई नवेली दुल्हन थी और उसे चाहिए था कि वो नए और महंगे लिबास पहनती जो अम्मी ने उसके लिए ख़रीदा था। घर आए रिश्तेदार उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसी दुल्हन है जिसने शादी के से दूसरे दिन आम से लिबास पहना हुआ है। रिश्तेदार मुझे लान तान करने लगे कि तुम कैसे शोहर हो, अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल नहीं रख सकते, उसे नया लिबास बनाओ। मैंने मंशा को डांटा कि मैंने
रात तुम्हारी फरमाइशें मानी और अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश की। तुमने ये पुराना लिबास पहन लिया। मेरे रिश्तेदार मुझे ताने दे रहे हैं। मेरा मान रखो और जाकर कढ़ाई वाला सूट पहनो। मंशा खामोशी से कढ़ाई वाला सूट पहनकर आ गई। उस रात भी मैंने मंशा की फरमाइश पूरी करते हुए बर्फ़ का बुलाक ले आया। मंशा ने इस रात भी मुझे दूसरे कमरे में सोने का कहा और ये भी कहा कि तहज्जुद या सुबह के वक्त मैं आपको जगा दूंगी, फिर आप अपने कमरे में आकर सो जाना। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैंने इस रात भी मंशा की बात मान ली और जब सब घर वाले सो गए तो मैं भी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। फजर से थोड़ी देर पहले ही मंशा ने मुझे फ़ोन करके कमरे में बुलाया था। मैं कमरे में गया तो हैरान रह गया, क्योंकि मेज़ पर बर्फ़ का ब्लॉक नहीं पड़ा था और ना ही फर्श पर पानी बिखरा हुआ था। शायद बर्फ़ के पिघलने के बाद मंशा ने पानी साफ़ कर दिया था। मैंने मंशा से ना पूछा कि उसने बर्फ़ के ब्लॉक का क्या काम था। मैं सोच गया कुछ दिन तो यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज़ाना रात को बर्फ़ का ब्लॉक लाता और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। फिर फजर से थोड़ी देर पहले ही मंशा फ़ोन करके मुझे कमरे में बुला लेती। मैं अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला रहता था। मेरे वालिद नहीं थे, उनका बिज़नेस मैंने संभाला हुआ था, जो कामयाब हो जा रहा था। मंशा मेरी अम्मी की सहेली के रिश्तेदार की बेटी थी। अम्मी की सहेली ने ही हमारा रिश्ता कराया था। उन्होंने मंशा के बारे में बताया था कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ नेक और अच्छी लड़की है। वो आपके घर को जन्नत बना देगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया, लेकिन मंशा घर पर ना थी। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंशा तो सुबह से कहीं गई हुई है। वो कहाँ गई है ये उसने नहीं बताया। मुझे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। अगर मंशा को कहीं जाना था तो कम से कम अम्मी को तो बता कर जा सकती थी। शाम से ज़रा पहले वो घर आई तो मैंने उससे पूछा कि खैरियत तो थी, तुम सुबह से कहाँ गई थी। जाते वक्त अम्मी को भी नहीं बताया। मंशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। फिर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी कि मैं आधा घंटा पहले ही गई थी, एक ज़रूरी काम था। मुझे हैरत हुई और अम्मी भी हैरान हुई। अम्मी ने कहा था कि हैरत है, बहू ने ऐसा क्यों कहा है, वो तो सुबह की गई हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब से ख्यालात आने लगे। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मुझे अंदर से मंशा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। वो किसी से कह रही थी कि खुदा के लिए मेरे शौहर को मेरे राज के बारे में कुछ ना बताना, मैं तुमसे मिलती रहूँगी, मैं वादा करती हूँ। मंशा की बातें सुनकर मुझे ज़ोरदार झटका लगा था। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, इसलिए उसने मुझसे रिश्ता कायम नहीं किया था। मैंने अपने अंदर उठते अबाल को कंट्रोल किया। कुछ देर बाद मैं कमरे में चला गया। मंशा कुर्सी पर परेशान हालत में बैठी थी। मुझे देखते ही उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैंने उससे वक्त मंशा से कोई बात ना की और ना ही उसे शुबा दिलाया कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा उलझन का शिकार हो चुका था। वो मुझसे रोज़ाना सोने से पहले बर्फ़ का ब्लॉक मंगवाती थी। पहले ये परेशानी थी, फिर उसने मुझे दूसरे कमरे में अलग सोने का कहा, तो अब तीसरी मसला ये पैदा हो गया था कि वो किसी लड़के से बात करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या मसला था। 2 दिन बाद मैंने मंशा से बात की कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम शादी से पहले किसी लड़के से मोहब्बत करती थी तो मुझे बताओ, मैं कुछ करता हूँ। आखिर हम कब तक ऐसे रहेंगे। अगर अम्मी को पता चल गया तो हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं तो वो नाराज़ होंगी। मेरी बात सुनकर मंशा कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। चंद लम्हों बाद कहने लगी, नहीं जावेद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करती थी। उसने कितनी सफाई से झूठ बोला था। अगर मैंने अपने कानों से उसकी बातें ना सुनी होती तो शायद मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता। वो मज़ीद कह रही थी कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करूं और आप नाराज़ भी ना हों, क्योंकि मैं आपको नाराज़ और उदास नहीं देख सकती। जवाबन मैं तंजिया मुस्कराहट से मुस्करा दिया। कुछ दिन मज़ीद गुजरे थे कि वो अम्मी को बताए बगैर घर से बाहर चली गई और तकरीबन 3 घंटे बाद घर वापस आई। अम्मी ने जब मुझे
ये बताया तो मैंने मंशा से पूछा। वो अम्मी के सामने कहने लगी कि मैं अम्मी को बता कर गई थी कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। अम्मी भी हैरान थी, कहने लगी कि बहू तुमने मुझे कब बताया था, क्यों झूठ बोल रही हो। मंशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, कहने लगी कि अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको बताकर गई थी, शायद आपने सुना नहीं था। यह बहस तूल पकड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने मंशा को लेकर कमरे में चला गया और कहा कि मंशा अगर आइंदा तुम कहीं भी जाओ तो अम्मी को बताओ न बताओ, लेकिन मुझे ज़रूर बता दिया करो ताकि मैं खुद अम्मी को कॉल करके बता दिया करूं। मंशा ने सर हिला दिया था और मैं एक बार फिर शक में मुब्तला हो गया था। बेइख्तियार मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ चला गया था जिससे मैंने मंशा को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। यकीनन वो उसी लड़के से ही मिलने जाती थी, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उससे जल्द मिलेंगी। मैंने उस लड़के को देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मंशा उसी लड़के से मोहब्बत करती है और मुझे धोखा दे रही है। मसाइल थे कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब भी मैंने सोचा कि मुझे ये राज मालूम करना चाहिए कि आखिर मंशा बर्फ़ के पुलाव का क्या काम करती है, वो मुझे दूसरे कमरे में क्यों सुलाती है। चुनाचे मैं जब रात को बर्फ़ का बुलाक मंशा के कमरे में पहुंचाकर दूसरे कमरे में गया तो मैंने सोने की बजाय जागना शुरू कर दिया, और मंशा का और मेरा कमरा साथ ही था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर मंशा के कमरे की तरफ देख लेता। अंदर लाइट जल रही होती थी, इसका मतलब होता कि वो जाग रही होती है। फिर जब रात के 12 बजे लाइट ऑफ होती तो मैं समझ गया कि मंशा सो गई है। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि मंशा सोते वक्त खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया था, इसलिए अंदर का मंजर दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन मैंने एक और काम किया। कमरे की दूसरी खिड़की की गैलरी में खुलती थी और उस पर गाल नहीं थी, इसलिए मैंने रात को सोने के लिए जाने से पहले वो खिड़की खोल दी थी, ताकि जब मंशा रात को सो जाएगी तो मैं खिड़की के रास्ते कमरे में जाकर देखूंगा कि बर्फ़ के बुलाक का क्या करती है। बुलाक पहुंचाने के बाद मैं कमरे में जाकर मंशा के सोने का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। जब मैं कमरे से निकलकर गैलरी में गया था, खिड़की खुली हुई थी और छत वाले पंखे की वजह से पर्दा हिल रहा था। मैं खिड़की पर चढ़कर कमरे में पहुंच गया। मैंने पर्दा हटा कर देखा तो मेरी जान निकल गई। बर्फ़ का ब्लॉक मेज़ पर पड़ा हुआ था और मंशा उस पर नीम बरहना हालत में लेटी हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैं सारी रात वहीं खड़ा उसे देखता रहा और हैरत के समंदर में गोते खाता रहा, यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त हो गया। बर्फ़ सारी पिघल चुकी थी और कमरे में पानी फैल गया था। मंशा मेज़ से उतरकर कपड़े पहनने लगी। मैं चुपके से खिड़की से गैलरी में कूदा और अपने कमरे में पहुंच गया। मुझ पर यह अजीब इंकिशाफ हुआ था। मंशा बर्फ़ का ब्लॉक इसलिए मुझसे मंगवाती थी कि वो सारी रात नीम बरहाना हालत में उस पर सोती रहती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? तजस्सुस था कि कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मंशा की कॉल आ गई। कहने लगी, सुबह होने वाली है, आपके कमरे में आ जाएं। मैंने कहा कि अच्छा आ रहा हूँ। मैं कमरे में पहुंचा तो मंशा फर्श साफ कर चुकी थी। पानी का एक कतरा तक मौजूद न था। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मुसलसल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं मंशा से मालूम करने के लिए बेचैन था। तभी मंशा ने भी मेरी बेचैनी महसूस कर ली थी। कहने लगी, क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? मैं उठ बैठा और कहने लगा, मंशा ये बताओ तुम बर्फ़ के बुलाक पर क्यों सोती हो? मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई, लेकिन खामोश रही। मैंने मज़ीद कहा, मंशा मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मुझे माफ़ कर देना कि मैं काफ़ी दिनों से तजस्सुस में था। आज रात मैंने तुम्हें अपनी आंखों से बर्फ़ के बुलाक पर सोते हुए देखा है। ये सुनना था कि उसकी न सिर्फ आंखें भीग गई बल्कि उसने सर भी झुका लिया था। मैं कहने लगा, मंशा प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किस को बताओगी? आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। शायद उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। वो ठर ठर कर कहने लगी, शादी से 6 महीने पहले की बात है कि मैं अपने कज़न के घर गई हुई थी। मेरी कज़न शरारती और पतवानी थी। जिस दिन मैं उसके घर गई तो उस दिन वो खाला के साथ मिलकर कपड़े
जलवा रही थी। चूल्हे पर पतीले में पानी गर्म हो रहा था। उसकी भाभी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और उस दिन ऊपर वाले पोर्शन में गैस चूल्हे में कोई मसला हो गया था। भाभी ने अपने बेटे को नहलाना था। पानी इस के लिए गर्म हो रहा था। जब पानी गर्म हो गया तो मेरा कज़न पतीला उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुई ऊपर जा रही थी। मैं नीचे सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी। मेरा कज़न का ध्यान किसी और तरफ था। इसी वजह से उसके हाथ से पतीला छूट गया और गर्म पानी मुझ पर आ गिरा, जिससे मेरा जिस्म झलस गया। मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मेरा इलाज कराया गया लेकिन ख़ास अफाका ना हुआ। जैसे ही रात होती थी तो मेरे जिस्म में तेज़ जलन शुरू हो जाती। मुझे यूँ लगता था जैसे मेरे जिस्म में आग भर दी गई हो। मैं सारी सारी रात तड़पती रहती थी और अपने ऊपर ठंडा पानी डालती रहती थी। आपसे मेरा रिश्ता हो चुका था। मुझे डर था कि अगर आपको पता चलेगा कि मेरा जिस्म झलसा हुआ है तो शायद आप मुझसे शादी ही नहीं करेंगे। हमारी इतनी इस्तात नहीं थी कि हम इलाज करा सके। उसका इलाज बहुत महंगा है। मेरी माँ से जितना कुछ हो सकता था वो कर रही थी। जब मेरी आपसे शादी हुई तो मैंने इसलिए आपसे बर्फ़ का ब्लॉक मंगवाया था कि मैं पुरसकून से सो सकूं। बर्फ़ की वजह से मेरे जलसे हुए जिस्म से आग नहीं निकलती थी। दूसरा सच ये है कि मैं जब घर से जाती थी तो मैं किसी लड़के से मिलने नहीं जाती थी। मैं डॉक्टर के पास जाती थी ताकि इससे अपने इलाज के हवाले से बात करूं। मेरा एक कज़न है जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपने शौहर को ना बताया तो वो आकर बता देगा। मैं डर गई थी कि कहीं आप गलत ना समझ लें कि मेरा अपना कज़न से चक्कर है और आप मुझे छोड़ ना दें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपको आपके हक़ से महरूम रखा। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि जब मेरा जलसा हुआ जिस्म देखें तो मुझसे नफ़रत करें और मुझे छोड़ दें। इतना कहने के बाद मंशा खामोश हो गई, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ में भी नमी महसूस कर ली थी। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर मेरे दिल में जो बदगुमानी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपनाइयत से पूछा कि डॉक्टर क्या कहते हैं। मंशा कहने लगी, चंद रोज़ पहले जब मैं डॉक्टर से मिली तो उसने यही कहा था कि मेरे जलसे हुए जिस्म का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी है। जब तक मेरे जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी ये जलन ख़त्म नहीं होगी। प्लास्टिक सर्जरी पर लाखों रुपए लगते हैं शादी से पहले। मैंने माँ से कहा था कि वो आप लोगों को मेरे जलसने के बारे में बता दें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। मेरी एक कज़न की ज़ुबान में लुकनत थी। उसकी एक अच्छी जगह शादी हुई थी। कज़न के घर वालों ने उसके ऐब के बारे में नहीं बताया था। शादी के 2 दिन बाद ही उसे शौहर ने तलाक दे दी थी कि उसके घर वालों ने पहले क्यों नहीं बताया था। इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी और मैं अब भी डर रही हूँ। मैंने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा कि मंशा, मैं मानता हूँ कि जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो उसका ऐब देखकर डर जाते हैं कि शादी के बाद इसका इलाज कराना पड़ेगा। इलाज पर उठने वाले अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आपके नसीब में लिखा होता है वही होता है। हादसा तो किसी के साथ भी पेश आ सकता है। बस अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमें बुरे वक्त से बचाए। तुम परेशान ना हो, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, मेरी ज़िंदगी की साथी हो। मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और उस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। लंदन में मेरा एक सर्जन वाकिफ़कार है। मैं उससे आज ही टाइम लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें इलाज कराने के लिए लंदन ले जाऊँगा। और हाँ, इस बारे में अम्मी से कोई बात मत करना। ऐसे ही वो खामखा किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मंशा के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए थे और ममनून नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शौहर हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। उसके दवाओं देने पर मैंने ना सिर्फ अमीन कहा बल्कि उसे अपने गले से लगा लिया था। मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था। सारी उलझनें सलझ गई थी। सब सुबह मैंने लंदन के वाकिफ़कार सर्जन से रब्ता किया और उसे मंशा के इलाज के लिए वक्त मांगा तो उसने 1 महीने बाद का वक्त दे दिया। 1 महीने बाद हम लंदन रवाना हो गए। जब हम 2 महीने बाद वापस घर लौटे तो
मंशा के जलसे हुए जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल ठीक और खुश थी।